हेलो डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फटाफट जुड़ जाइए। शुरू करने जा रहा हूं सीजीएल टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का शो, और करने जा रहे हैं डिस्कशन हम लोग 2022 में जो लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं। 23 के पेपर आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। 22 के पेपर्स बैक से स्टार्ट किए हम लोगों ने, लेटेस्ट से बढ़ रहे हैं बैक की तरफ। तो आज जो पेपर लेकर के आया हूँ 2 दिसंबर ये हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है आपके लिए। तो देखते हैं क्या क्या सेगमेंट्स पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, किस लेवल की चीज़ें आती हैं, कैसे आंसर करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्या करना है एग्जाम में और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में करेंगे बात आज। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं अपना सेगमेंट, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर डेफिनेटली कर लीजिएगा। आपके लिए ही लेके आते हैं वीडियोस हम लोग, मेहनत आपके लिए ही है ये। प्लस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्वियसली अपने बैचेस के बारे में बताता चलूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि कंटेंट आपको क्वालिटी वाला मिलता रहे रेगुलरली, तो आप जुड़ सकते हो इस चैनल पर। तो आप जुड़े ही हैं, यूट्यूब पर आपके लिए फ्री में क्लासेस अवेलेबल ही हैं। लेकिन अगर आप टॉपिक्स के थ्रू पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं एसएससी की या फिर इंग्लिश की, मेन यहाँ पे केवल एसएससी बोलना आपके साथ आई एम श्योर इनजस्टिस होगा। है ये एसएससी का फाउंडेशन बैच, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करी हैं कि अगर इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम रहती है, कभी भी आपने इंग्लिश पढ़ी ना हो, पहले से आपको नहीं आती हो, बैकग्राउंड नहीं रहा, उस तरीके से आपको ग्रामर नहीं समझ में आती है, वो कैब कैसे तैयार करें ये नहीं पता, रीडिंग कैसे अच्छी करी जा सकती है, पैसेज कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन कैसे किया जाता है, क्या क्या सेगमेंट्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, इनके बारे में, इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप अच्छे से कैसे तैयार कर सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करने का सही तरीका क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स कीवर्ड्स का यूज़ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिटेल में आपके लिए मेंशन कर रखी है। एक ऐसा बैच जो आपके सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देगा अगर आपको इंग्लिश में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो। और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है ये, जस्ट 499। और इसकी वैलिडिटी जो आपको मिलती है वो 1 ईयर की है, मतलब 1 साल तक आपकी सारी क्लासेस फ्री हैं। केवल बस एक बार आपको ये बैच अवेल करना है, जस्ट 499, ठीक है ना। तो बहुत इजीली अवेलेबल है ये बैच, आसानी से आप इसको अवेल कर सकते हैं। और कहाँ से मिल जाएगा? क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं। माय कोर्सेज का सेगमेंट आएगा, वहाँ से जितने भी बैचेस हमारे, चाहे फाउंडेशन बैच की बात करें जो कि टॉपिक्स के कवर अप करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके टॉपिक्स कवर हैं, आपको केवल प्रैक्टिस चाहिए, तो टारगेट बैच भी है इंग्लिश का, जिसमें आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मॉक पेपर और क्विक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। और ये तो और भी इजीली अवेलेबल है, और भी सस्ते में। ये 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, जस्ट 199 का, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के मोड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको टॉपिक्स कवर अप करने हैं तो यहाँ से कवर अप करिएगा। सारे के सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में, आसान लैंग्वेज में मैंने बाइलिंगुअल यूज़ किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। भाई इंग्लिश है तो ऑब्वियसली इंग्लिश का यूज़ तो करना पड़ेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ही रखा है, ऐसी लैंग्वेज जो आप आसानी से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आप इन टॉपिक्स को कवर अप करिए, यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर केवल इंग्लिश ही नहीं बल्कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश कंबाइन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अगेन टारगेट बैच कंबाइन भी अवेलेबल है, 799 इसकी कॉस्ट है। दिस वन इज अगेन फॉर 6 मंथ। फाउंडेशन बैच 1 ईयर के लिए है, ये वाले बैच टारगेट बैच 6 मंथ्स के लिए है, ठीक है ना। टीम से ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से जानते हैं सभी को, साहिल सर मैथ्स के लिए हैं, आकाश सर रीजनिंग के लिए हैं, भवानी सर हमारे जीके के लिए हैं, इंग्लिश के लिए आप मेरे से कांटेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब पेपर तो ऑब्वियसली आपके सामने आ ही रहा है, करना क्या है वही पुराना पैटर्न, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है उनको ध्यान रखना, मतलब अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना, सीधे क्वेश्चन पे पहले नहीं जाते, पहले एक बार यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या डिटेल देख लीजिएगा, क्या बोला गया है, क्या करना है आपको, वो नोटिफिकेशन देख लेना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो अब आप जा सकते हो इस फ्रेज पे या फिर सेंटेंस पे, क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। अब देखो ये टर्म्स ऐसे हैं जो शायद आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, फौना फ्लोरा दोनों वर्ड, इसमें से जो फ्लोरा वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स को,
और ये रिप्रेजेंट करता है क्रीचर्स को, मतलब ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स को, और किसी पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स के लिए ये वर्ड है, एनिमल या ह्यूमन के लिए ये फौना वर्ड है। तो इन दोनों वर्ड्स में से ही एक सही आंसर होना है। तो ऑब्वियसली यहाँ बात प्लांट्स की कर रहे हैं, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अब बाकी जो वर्ड हैं उनको भी एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये जो फ्लिंच वर्ड है और फ्लॉट स्टैम, ये है फ्लॉट स्टैम, इसका मतलब होता है पानी में, समुद्र में जो जहाज का मलबा या टुकड़े तैरते हैं ना, उनके लिए यूज किया जाता है फ्लॉट स्टैम को। तो फ्लॉट स्टैम मतलब होता है रैकेज, बोल सकते हैं, रैकेज होता है मलबा या टुकड़े ऑफ शिप्स, शिप्स के जो टुकड़े होते हैं ना, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है ये फ्लॉट स्टैम। फ्लोट का मतलब तैरना होता है ना, तो तैरते हुए ये भी आप लिख सकते हो, पानी में जो तैरते हुए रैकेज या शिप का मलबा या टुकड़े होते हैं ना, उनके लिए यूज किया जाता है फ्लॉट स्टैम वर्ड। तो फ्लॉट स्टैम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, यूज किया जाता है। हाँ, रिलेट आप कर सकते हो, इसको बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, बस अच्छे से रिलेट कर लेना। और ये जो फ्लिंच वर्ड आता है, फ्लिंच का मतलब होता है स्केप, निकल भागना, बच निकलने के लिए, उसके लिए सेव हो जाना, बच जाना, उसके लिए यूज किया जाता है। फ्लिंच का मतलब स्केप के सेंस में यूज कर सकते हो आप, ES, ठीक है ना। तो ये बाकी वर्ड्स का मीनिंग जरूर साथ साथ में सीखते चलिए, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर है वो जरूर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा, अंडरलाइन सेगमेंट है जिसको सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर ध्यान से देखोगे तो नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब रिप्लेस तो करना है। He said that he saw the picture। अच्छा, said यहाँ बात पास्ट की कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो he saw, ये भी पास्ट दिया हुआ था, अच्छा ये तो रखना नहीं है। हैज, देखो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिया है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा होगा, है ये फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेट होगा नरेशन वाले क्वेश्चन से। और नरेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर यहाँ वाला पार्ट, सैड वाला पास्ट टेंस है, तो ये वाला पार्ट भी पास्ट होना चाहिए। तो प्रेजेंट दिया हुआ है पहला ऑप्शन, ये एलिमिनेट हो जाएगा। विल होता तो वुड हो जाता, और वुड हैव सीन ये तब आता है जब ये इमेजिनरी सेंटेंस होता। दिस वन इज यूज्ड इन इमेजिनरी सेंटेंसेस। अब ये इमेजिनरी सेंटेंसेस का ऑप्शन है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हैड सीन, फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल रखना चीजें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देना, और कुछ ना कुछ हिंट सेंटेंस में ही या उस क्वेश्चन में ही ऐसी मिल जाती है कई बार, जो आपको हेल्प करती है सही आंसर को डिसाइड करने में या गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। यहां हमें हेल्प कौन सी मिली, ये सैड पास्ट टेंस की बात कर रहे थे, ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन अगर नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन दिया होता तब, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे हैव दे दिया होता और एक ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट का देते तो हम उसी को टिक कर लेते। ये क्यों एलिमिनेट हुआ, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और इमेजिनरी वाला कोई वर्ड नहीं आया, ठीक है ना, रियल स्टेटमेंट दिया हुआ है। विल इसलिए नहीं क्योंकि सैड की वजह से वो वुड होना चाहिए था, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन हैव सीन की जरूरत नहीं क्योंकि फिर इमेजिनरी नहीं है, और हैज इसलिए एलिमिनेट क्योंकि ये प्रेजेंट है, पास में बनना चाहिए, तो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और पूछा गया है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसका मतलब आपको जो बाकी वर्ड्स दिए हैं उनकी स्पेलिंग सही होगी। अब या तो गलत वाला जस्टिफाई करो, या जो सही स्पेलिंग्स हैं वो 1 बाय 1 एलिमिनेट करते जाइए। जैसे टेक्सचर की स्पेलिंग आई एम श्योर आपको पता है कि ये सही है, ठीक है ना, स्पेलिंग सही है, इसका मतलब इनकरेक्टली तो नहीं है। अब स्लेज ये वर्ड जो होता है, एक्चुअली ये वर्ड होता है स्लेज। स्लेज दो तरह से यूज होता है, एक तो बड़ा वाला जो हथौड़ा होता है,
है ना, उसको स्लेज बोला जाता है। जो लोहार लोग यूज करते हैं, बड़ा वाला हथौड़ा, उसको स्लेज कहते हैं। दूसरा स्लेज आपने देखा होगा, सेंटा क्लॉज जिस गाड़ी पे आते हैं उसको स्लेज बोला जाता है। तो स्लेज गाड़ी होती है ना, जिसको बोलते हैं बिना पहिए वाली गाड़ी। बर्फ पे जो खिसकती है, फिसलती है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो होती है वो ये वाला स्लेज नहीं होता, करेक्ट स्पेलिंग होती है ये वाली, स्लेज। अच्छा, सेवरी जो होता है ये बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, ठीक है ना, टेस्टी स्वादिष्ट हो सकती है। हाँ, बहुत ज़्यादा जिसको लालच है, जो बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है, उसके लिए। टेम्पर गुस्से के लिए आता है, टेम्पर छेड़खानी करने के लिए भी आता है। टेम्पर मतलब होता है छेड़छाड़ करना। ठीक है ना, छेड़छाड़ करना मतलब उसको बदल देना, हल्का सा चेंज कर देना। किसी वीडियो वगैरह को अगर आप टेम्पर करते हैं, वीडियो टेम्परिंग का मतलब होता है उस वीडियो में छेड़खानी की गई है, किसी का फेस हटा के किसी और का फेस लगा दिया, एडिटिंग कर दी गई, बोल कुछ रहे हैं, लिपसिंग कुछ और आ रही है, तो वो टेम्परिंग होती है। छेड़छाड़ करना है, छेड़खानी करना, दैट इज टेम्परिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये स्पेलिंग सही दी हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अप्रोप्रिएट एडवर्ब पूछा गया है फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। अच्छा, एडवर्ब, अब ही लेड मी टू द रूम, वो मुझे एक रूम में ले गया, दैट हैड ऑब्वियस बिन बिल्ट। अच्छा, वर्ब के लिए आ रहा है इसलिए एडवर्ब होगा, ये ध्यान रखना। लेटर देन द रेस्ट ऑफ द हाउस, वो मुझे उस घर में, उस रूम में ले गया जिस रूम को ये साफ दिख रहा था कि पूरा घर बनने के बाद बनाया गया है, मतलब घर से अलग बना है, घर पहले बना होगा, ये रूम बाद में बनाया गया। तो अब करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑब्वियस नहीं होता, ऑब्वियस एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से जब आप एडवर्ब बनाते हो तो उसमें एल वाई लगाया जाता है, तब हमारा वर्ड बनता है एडवर्ब। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे, एन ई डबल एस वाला वर्ड, नेस वाला वर्ड जो होता है वो जनरली नाउन होता है, तो ये एडवर्ब ही नहीं है, ये हटा दीजिएगा। एल वाई वाले 2 ऑप्शन है, और ऑब्लिवियस नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, ऑब्लिवियसली नहीं होगा। वर्ड ऑब्वियस दिया है उसी से बनाएंगे, तो ऑब्वियसली सही आंसर होगा। वास्तव में, सच में, रियल में, एक्चुअली, यहाँ पे मीनिंग ऑब्वियसली का निकल रहा है, ठीक है। तो 4th शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। 4 का 4 आंसर। नाउ 5th की बात कर लेते हैं, देख लीजिए 5th में क्या पूछा गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आ गया है। अब देख लो, अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। कोई एक लार्जर वर्क का मतलब होता है यहाँ पर एक रचना की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की, किसी काम की, उसका एक छोटा वर्जन। वर्जन है, याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है यहाँ पर, शॉर्ट एंड वर्जन। क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग दिए हुए हैं। अगर आप ऑप्शन देखो तो समरी भी होता है किसी बड़ी चीज को छोटा करके बताना, ठीक है ना, लेकिन वो उसका छोटा वर्जन नहीं होता, वर्जन नहीं। अब वर्जन का मतलब आप अगर ये समझो, कई सारे ग्रंथ हैं हमारे ऐसे जो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे गीता की बात कर लेते हैं, भगवत गीता जो है वो बहुत बड़ा ग्रंथ है। कई आपको किताबें ऐसी मिलेंगी जिसमें उनका सारांश बताया गया है, सार बताया गया है, बट समरी के फॉर्म में नहीं, उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया। वही चीज उसमें से मेन मेन पॉइंट्स लेकर के एक छोटा किताब बना दी गई है कि जो बहुत ज्यादा टाइम ना ले, आपको पढ़ने में टाइम ना लगे, तो उसे बोला जाता है। वो समरी नहीं होती, समरी का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करके उसके बारे में कुछ, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना। प्रिसाइज कंप्रेसी, ये जो बोलते हैं, प्रिसाइज का मतलब भी होता है किसी चीज को शॉर्ट करना। शॉर्ट मतलब जो बातें बड़े बड़े लाइनों में कही जा रही हैं उनको आप छोटे वर्ड्स में उसको बदल कर रिप्रेजेंट कर दें। मतलब प्रेसी में, अगर आपने कभी प्रेसी राइटिंग करी होगी तो उसमें कॉपी नहीं किया जाता, आइडियाज लिए जाते हैं, उन्हीं आइडियाज को कम वर्ड्स में लिखा जाता है। वो एब्रिज, ये शॉर्ट एंड वर्जन नहीं होता। एब्रिज ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी भी चीज का छोटा वर्जन, तो एब्रिज्ड होगा यहाँ पे सही आंसर। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा करना, छोटा करना, इसको शॉर्ट एंड वर्जन नहीं बोला जाता कि शॉर्ट एंड वर्जन है। शॉर्ट एंड वर्जन के लिए आता है एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट का मतलब होता है किसी भी बड़े वर्क को कम वर्ड्स में, छोटे में रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है ना।
तो याद रखिएगा एब्रिजमेंट एक वर्जन है, वर्जन की जब बात होगी, इसलिए मैंने बोला था ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो छोटा करने के लिए समरी भी सही है, छोटा करने के लिए प्रेसी भी सही है, छोटा करने के लिए शॉर्ट भी सही है, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट वर्जन होता है, उसका एक रूप जो होता है, वही रूप वो एब्रिजमेंट में आता है। यहाँ पे रूप नहीं बदलता, यहाँ पे केवल मेन पॉइंट्स लेकर के उनको छोटा कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी अननेसेसरी चीज़ें जो हैं, डिस्क्रिप्शन जो जनरली होता है वो सब हटा देते हैं, सिंपल वे में उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है एब्रिजमेंट में। तो फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशन। अब ये कोलोकेशन का भी वर्ड लिखा हुआ मिल जाए ना, तो इसका मतलब यही समझो, फिल इन द ब्लैंक दिख भी रहा होगा। आई वॉज रनिंग लेट, मुझे देर हो रही थी। आई वॉज रनिंग लेट का मतलब मुझे देर हो रही थी। सो आई ओनली हैड टाइम फॉर, तो मेरे पास केवल किस चीज़ के लिए समय था? शावर लेने का, मतलब नहाने की बात कर रहे हैं, शावर लेने की। क्विक शावर, हैस्टी, हैस्टी का मतलब होता है जल्दीबाजी, जल्दीबाजी वाला शावर। फास्ट, तेज शावर लेना था, छोटा शावर लेना था, या फिर ऑब्वियसली जल्दी से। ठीक है ना? तो आप देखो जल्दीबाजी में जब आप कोई काम करते हैं तो या तो हैस्टी होता है, हाँ फास्ट भी हो सकता है, लेकिन शावर के सेंस में अगर आप यूज करोगे ना, ये नाउन चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव, है ना? और फास्ट, तेज शावर होता नहीं है, तेज तो फिर यहाँ पे फ्लो के सेंस में आ जाएगा। शॉर्ट शावर भी नहीं होता, छोटा शावर थोड़ी ना हो सकता है। क्विक या हैस्टी में से एक होना है। हैस्टी मतलब जल्दीबाजी होता है, क्विक का मतलब जल्दी से कोई काम आप अगर आप कर लेते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रनिंग लेट जो दिया हुआ है उसके लिए सही आंसर होगा क्विक, मतलब बहुत लंबा भी नहीं, जल्दी में निपटाना, और छोटे में, जल्दी से छोटे में। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर क्विक होगा। हैस्टी जल्दीबाजी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, तो नेगेटिव सेंस में नहीं। जल्दीबाजी जिसमें आपके काम बिगड़ते हैं, लापरवाही से जब आप काम करना शुरू करते हो, वो हैस्टी में आता है। ठीक है ना? हैस्टी जल्दीबाजी होती है और उसमें लापरवाही भी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट 7 में क्या बोल रहे हैं? गिवन सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में बताना है। हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ। अच्छा, बी की बेस फॉर्म आई है कैन के बाद, थर्ड फॉर्म यहाँ पे स्विच्ड की दी है बाय माय फादर, तो ऑब्वियसली माय फादर पहले आएंगे। कैन दिया हुआ है, कैन को कुड करते नहीं है, हैव करते नहीं है, यहाँ पे कैन आया ही नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लो, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब देखते ही टिक करना है तुरंत आंसर आपको। कैन को कैन ही रखना है, कुड डायरेक्ट डायरेक्ट में करते हैं, एक्टिव पैसिव में चेंज करते नहीं है। हैव आना नहीं चाहिए, यहाँ कैन नहीं आया, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर, माय फादर कांट स्विच ऑफ हर फोन। क्लियर? फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म पूछी गई। अब इनडायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है। अच्छा, आस्क्ड से समझ में आ रहा है इंटेरोगेटिव है, सभी में देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ठीक है ना? यहां से हेल्प एक जगह से मिल सकती है। आस्क्ड दिया है, पास्ट टेंस है, यहां आस दिया हुआ है। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है हमारा, ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, खत्म। अब बचे जो तीन ऑप्शन, यहां देखो, यहां आईएनजी फॉर्म दी हुई है और यहां कहीं भी आपको आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रही होगी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गया, ये भी एलिमिनेटेड। बचे ये दो ऑप्शन। और डिड के बाद आपको पता होना चाहिए, मैंने डिस्कशन अपने फाउंडेशन बैच में कई बार किया है, डू डज डिड के बाद कभी भी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेटेड। डू डज डिड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर, ये होगा हमारा सही आंसर। फर्स्ट नहीं क्योंकि आईएनजी नहीं दिया है, सेकंड नहीं क्योंकि डिड के बाद सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, बेस फॉर्म आती है, तो ये परसुएडेड नहीं होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत क्योंकि यहाँ आस्क्ड दिया हुआ है, आस्क्ड होना चाहिए था, पास्ट टेंस। तीनों ऑप्शंस खत्म। थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर, जिसमें कोई गलती नहीं है। एलिमिनेशन करोगे आसान हो जाएंगी चीजें। 9th में क्या पूछ रहे हैं? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। द इंटरव्यूईज, इंटरव्यूईज वो लोग होते हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। जो इंटरव्यूअर पैनल में लोग बैठते हैं वो इंटरव्यूअर होते हैं। तो इंटरव्यूईज वर स्लोली बिकमिंग
इम्पेशेंट, इम्पेशेंट हो रहे थे। पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखना, इम्पेशेंट मतलब होता है बेचैन हो जाना, ठीक है ना। धैर्य जब खोने लगता है पर्सन, बेचैन होने लगता है, इरिटेट होने लगता है। एज का मतलब यहाँ पर बिकॉज है, क्योंकि दे वर लेफ्ट टू, उनको छोड़ दिया गया था इन द वेटिंग रूम में घंटों के लिए। सोचिए घंटों तक उनको इंतजार कराया गया। अब क्या होगा, ड्रॉ अ लॉन्ग बो, कूल देयर हील्स, होल्ड वाटर, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ये चारों ही एक्चुअली दिया फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है कहीं ना कहीं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, क्योंकि ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं ना, इन सभी को अगर आप देखोगे तो ये कोई ना कोई ईडियम और फ्रेज का ही पार्ट है, ईडियम एंड फ्रेज का। अब अगर आपको सही फ्रेज पता है तब तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, और अगर नहीं पता है तो भाई रिलेट करना पड़ेगा। बताइए, इसमें से लास्ट वाला जो है ना फ्रेज, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, अगर आपको याद हो, फ्लॉग द डेड हॉर्स वाला। बताइए अगर पता हो तो। हम्म, इसका मतलब फ्लॉग द डेड हॉर्स का मतलब होता है जो हॉर्स डेड हो गया है, मर गया है, उसको आप जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कोई ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि होना ही नहीं है, मतलब व्यर्थ है, फ्रूटलेस एफर्ट, होना ही नहीं है, बेकार का काम है। अच्छा, कूल देयर हील्स का मतलब होता है वेटिंग, वेट करना, ठीक है ना, इंतजार करो भैया। ठंडी हो जाना तो इसका मतलब होता है ना कोई चीज़ छोड़ दो ठंडे में, गर्म चीज़ हो, बर्तन उतारो आप, कोई भी खाना अगर बना रहे हो उसको छोड़ दो ठंडा होने के लिए, वैसे ही वेट करते रहो, वेट करते रहो, उसके लिए आता है ये, ठीक है ना। होल्ड वाटर, इसका मतलब होता है पेशेंस रखना, धैर्य बनाए रखना। अब यहाँ पे इम्पेशेंट बोल रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ड्रॉ अ लॉन्ग बो, इसका मतलब होता है मतलब ऐसा कोई काम करना कि पर्सन का मुंह लटक जाए एकदम, ये जो फ्रेज आता है, हाँ, इसको जो आप रिलेट करते हो, ये आ जाता है ऐसे काम को करने के लिए, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो नहीं बातें आप फेंकने लगते हो, बहुत लॉन्ग बो के सेंस में अगर आप बोल रहे हो तो ये आ जाता है। लॉन्ग बो मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें फेंकना, हाँकना, बड़ी बड़ी लंबी हाँकना, लॉन्ग टॉक, एग्जैजरेट करना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, उसके लिए यूज करना है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा, इम्पेशेंट थे क्योंकि वेटिंग रूम में उनको इंतजार करने के लिए घंटों के लिए छोड़ दिया गया। सेकेंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर, कूल देयर हील्स इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। 10 की बात कर लेते हैं। एक सेंटेंस है जिसको स्प्लिट किया गया 4 सेगमेंट्स में, आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। अब क्या लिखा हुआ है, वन कैन नेवर इमेजिन, इस पार्ट में एरर है तो ये वाला। हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली, ओके, अनलेस वन डज नॉट गो देयर इन पर्सन, ओके। देखो, अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड, ये पहले से ही एक नेगेटिव वर्ड होता है, और अनलेस के साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो अनलेस वन गोज हो जाएगा, ये अब नॉट हटेगा तो ऑब्वियसली डज इसी की वजह से आया था, तो यहाँ पर गोज हो जाएगा। तो नॉट अनलेस के साथ नहीं आना चाहिए, यानी ये वाले पार्ट में एरर है, तो सेकेंड वाला पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। या इनको हटा देते हैं, वहीं क्रॉस नहीं करते हैं, केवल सेकंड वाला टिक कर लेते हैं, ये होगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। 11 बड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 10। 11 में देख लीजिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया मोबाइल का। अच्छा, मोबाइल का मतलब हम लोग जो समझते हैं, हमें लगता है मोबाइल का मतलब ये मोबाइल फोन होता है, नहीं, मोबाइल फोन नहीं। मोबाइल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मूव कर सके। पहले आपको पता होगा ना, फोन्स आते थे तार वाले, जो एक जगह फिक्स हो जाता था, टेलीफोन रखा रहता था, वहीं जाकर आपको बात करनी होती थी। अब आप उनको साथ में लेकर के कैरी करके चल सकते हैं, इसको बोला जाता है मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है जो चीज साथ में मूव कर सके,
ठीक है ना। अब इसका अपोजिट पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया, तो जो साथ में मूव ना कर सके वो होगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, एक सेंटेंस में यूज किया गया फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में द स्ट्रेंज टीवी रिपोर्टर स्टैंडिंग ओवर देयर कवर्स ऑल द फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द टाउन। ठीक है ना, एक टीवी रिपोर्टर है अजीब सा जो खड़ा हुआ है, कवर कर रहा है फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग जो शहर में चल रही हैं। स्टैंडिंग मोबाइल का अपोजिट हाँ हो सकता है, इसका मतलब मूव करना होता है, इसका मतलब रुका हुआ। एंटोनिम है, बिल्कुल है। इंटरेस्टिंग मोबाइल का अपोजिट नहीं हो सकता, इनसाइड मोबाइल का अपोजिट नहीं हो सकता, स्ट्रेंज मोबाइल का अपोजिट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए सिंपल से क्वेश्चंस का आंसर। मोबाइल का अपोजिट पूछा है स्टैंडिंग। मोबाइल का मतलब अब आपको पता होना चाहिए, मोबाइल का मतलब ऐसी चीजें जो मूव कर सकें, ठीक है ना, साथ में कैरी कर सको, ले चल सको, हिला डुला सको, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सको, वो मोबाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया है ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम याद रखिएगा, एंड द वर्ड इज एक्सैल्टेशन। ओके, बहुत बढ़िया। डिजेक्शन, एक्सटेसी, सेटिस्फैक्शन एंड इलेबोरेशन, ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। वन बाय वन इनका मीनिंग देख लेते हैं। इलेबोरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज एक्सप्लेन करना, वो भी डिटेल में, बहुत डिटेल में कोई चीज बताना, इलेबोरेट करना हो जाता है। ठीक। सेटिस्फैक्शन पता है आपको, सेटिस्फाई करने से रिलेटेड है ये। अच्छा, एक्सटेसी का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है ना। और डिजेक्शन मतलब होता है, डिजेक्शन मतलब डिसअपॉइंट हो जाना, निराश हो जाना। अब ये जो वर्ड है एक्सैल्टेशन, इसका मतलब ही होता है खुशी, हैप्पीनेस। जो हाँ, किसी भी तरह की जो बहुत ज़्यादा खुशी जो होती है ना, एक्सटेसी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इसका खुशी है, हैप्पीनेस ही लिख सकते हैं इसको भी। और सिनोनिम ही हमसे पूछा गया है, वो चीज़ें जो खुश कर दें आपको, दैट इज एक्सटेसी। सिनोनिम पूछ रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। 13 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमें, ये लॉजिकल ऑर्डर, अच्छा मतलब PQRS वाला सेंटेंस दिया हुआ, ये रीअरेंजमेंट का एक पार्ट है। चलिए देखते हैं भाई। हिंट अगर कोई मिल सकती है, जैसे RQ और P तीन जगह से शुरू होना है, मतलब S से नहीं शुरू होना है। अच्छा, PQRS, अब देखो पहला सेंटेंस नहीं दिया है तो इसका मतलब हमें पहला सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा। अब पहला सेंटेंस ढूंढना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वो होता है इंडिपेंडेंट। देखिए, दिस लेक से शुरू नहीं होगा तो R वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। S से दिया नहीं है तो ये भी नहीं होगा शुरू, ठीक है ना, तो S तो खैर है भी नहीं ऑप्शन। P से या Q से शुरू हो सकता है। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम। अच्छा, वुलर लेक इज ऑल्सो सेड टू बी अ रेमिनेंट ऑफ सत्सर लेक दैट एग्जिस्टेड इन एंशियंट टाइम। ठीक है ना। अब ये देख लो, Q से शुरू करोगे या P से। आई थिंक ऑल्सो आपको ये बता रहा है कि Q से शुरू नहीं हो सकता। QSRP, चलो पेयर भी ढूंढ लेते हैं। P या Q में से एक स्टार्टिंग होगी, ये हमें समझ में आ रहा है, तो तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा। दिस लेक ऑल्सो हैज अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड द जेना लैंग। अच्छा, दिस आइलैंड जैना लैंग, अच्छा जैनुल अबिदीन, इन्होंने बनाया था इस आइलैंड को। ओके, नाउ देखो लिंक जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, दिस लेक और दिस आइलैंड, इसमें एक आइलैंड को इंट्रोड्यूस किया गया है और उस आइलैंड की बात यहाँ पे हो रही है ना। मतलब आर के बाद एस आना चाहिए, आर और एस का पेयर बनना चाहिए। ओके, आर एस, यहाँ पे एस आर दिया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लो, क्यू से शुरू ही नहीं होगा, इसका मतलब क्यू से शुरू नहीं है तो पी के बाद क्यू आएगा या एस के बाद क्यू आएगा, वो देख लेते हैं। हाँ, एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ठीक है ना, जैना लैंक दिया हुआ है जो कि इनके नाम पे बनाया गया था, और दूसरा बोले ऑल्सो सेड टू बी अ रेमिनेंट ऑफ सतसर लेक।
ये भी इसको नाम दिया जाता है एग्जिस्टेड इन एंशियंट टाइम। तो क्यू वाला लास्ट में जाना चाहिए, वो एस से रिलेट होगा। सेकंड वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड। क्यों एलिमिनेट हुआ, फिर वन बाय वन समझते हैं। यहाँ एस और आर दिया है, जबकि हमें पेयर आर और एस का मिल रहा है, इसलिए ये गलत। आर वाला ये एलिमिनेट, क्योंकि दिस लेख से शुरू नहीं होगा। क्यू लास्ट में होगा, क्योंकि यहाँ भी नाम की बात कर रहे हैं और यहाँ भी नाम डिफाइन किया गया। और ऑल्सो सेड, और क्या कहा जाता था इसको, ये इसी नाम के बाद डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो एस के बाद क्यू आना चाहिए लास्ट वाला। फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। पहले पी आएगा, फिर आर आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 में क्या बोल रहे हैं, अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। और एंटोनिम के जब क्वेश्चन पूछे तो ध्यान एक्स्ट्रा दे देना सिनोनिम से ज्यादा। क्यों, क्योंकि एंटोनिम के क्वेश्चन में जनरली एक ऑप्शन सिनोनिम का दे देते हैं वो। और किसी भी चीज को अपोज करना मतलब उसका विरोध करना। और इसी का देखो सिनोनिम दिया हुआ है रेसिस्ट, ये इसका सिनोनिम है। हमें चाहिए एंटोनिम, ठीक है ना। अच्छा, एम्बडी क्या होता है, इलेक्टिव क्या होता है, इनकरेज क्या होता है। आई एम श्योर इनमें से एक वर्ड आपको अच्छे से पता होगा और वो है इनकरेज। इनकरेज करना मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। तो विरोध करते हैं तो आप उसके अपोजिट में बोलते हैं, और जब आप इनकरेज करते हैं तो उस पर्सन को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऑप्शन तो हमारा आंसर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सही आंसर हो सकता है। लेकिन अब बाकी जो वर्ड अगर दिए हुए हैं उनको अगर आप पढ़ना चाहो या उनका मीनिंग अगर आपको पता हो। एम्बॉडी वर्ड, जिसमें से वर्ड जो आया है, एम्बॉडी का मतलब होता है बॉडी लेना। अब बॉडी लेने का मतलब क्या है, उसको अगर मैं और अच्छे से डिफाइन करूं तो समझना। एम्बॉडी का मतलब होता है बॉडी के फॉर्म में आना, मतलब अवतार लेना, एक शरीर ले लेना। भगवान जब बॉडी के फॉर्म में आते हैं ना, अवतार लेते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है। और इलेक्टिव वर्ड इलेक्शन से बना है। इलेक्टिव मतलब होता है चुनना, चुनाव, इलेक्टिव, ठीक है ना, वही चुनने वाला है। जो चुना हुआ होता है ना इलेक्टिव, उसके लिए यूज किया जाता है। चुने हुए ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो एंटोनिम चाहिए हमें अपोज का, वो होगा इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, अपोज मतलब होता है उसके अपोजिट में बोलना। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो अपोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ 15 की बात करें। 15 में क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर इनडिस्पेंसिबल। और प्लीज मैं आपको फिर बता दूं, ये इनडिस्पेंसिबल वर्ड को प्लीज टिक कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में। बहुत बार आया और आगे फिर मिलेगा। टेक्नोलॉजीज प्ले एन indispensable रोल इन द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द 21st सेंचुरी। indispensable का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट जिनको आप अलग नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, जरूरी होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ये समझ लो, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, ये इनका मीनिंग निकलता है। बहुत ज़रूरी है, ये सेंटेंस पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ में 21st सेंचुरी में, ठीक। अब इसका हमसे एंटोनिम पूछा गया है। सिनोनिम हो सकता है कहीं ना कहीं एक दिया हो। अच्छा, ऑप्शंस देख लो, बहुत बढ़िया। सुपरफ्लॉज है, रेलेंटलेस है। रेलेंटलेस का मतलब होता है बेचैन। रेलेंटलेस रिलेवेंट नहीं जो होती हैं, जो बेकार की चीजें होती हैं। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना, सतर्क। सतर्क ऐसे लिखेंगे, है ना। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है जिसको कोई फॉलो ना करे, जिसके पीछे ना चले। प्रेसिडेंट का मतलब होता है ना फॉलो करने वाला। तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है जिसको कोई अनुसरण ना करे, ठीक है ना, जिसको कोई फॉलो नहीं करता, उसके लिए यूज किया जाता है। सुपर फ्लॉज ये वर्ड हम लोगों का एक चैप्टर है जो एसएससी के एग्जाम में आता है। अगर आपको पता हो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कशन किया हुआ है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया हुआ था कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं, उसमें भी ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा।
सुपरफ्लॉज, सुपरफ्लॉज क्या होता है? वर्ड्स को अननेसेसरी यूज कर लेना, मतलब जिन वर्ड्स की जरूरत ना हो हमें, तो इसका मतलब आप यूजलेस भी समझ सकते हो, ठीक है ना। और रेलेंटलेस का मतलब ऐसी चीजें जो किसी तरह से किसी को कंसीडर ना किया जाए, हैविंग नॉट मर्सी, बेरहम आप बोल सकते हो, निर्दयी बोल सकते हैं, है ना, जिसको लोगों के ऊपर दया नहीं आती उसके लिए यूज किया जाता है, निर्दयी या बेरहम के लिए, ठीक है ना। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको एंटोनिम चाहिए है तो बताइए, उसका मतलब निकलता है यूजफुल, यहाँ पे आ रहा है यूजलेस, एंटोनिम तो ऑब्वियसली हमारा सुपरफ्लॉज ही हो जाएगा। इसमें तो आई एम श्योर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, रिलेट कर लो बस। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब भी बहुत ज्यादा देखो टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है बाद में होने वाला, अनप्रेसिडेंटेड मतलब पहले होने वाला। अब प्रेसिडेंटेड मतलब, अच्छा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वो होता है जो किसी को फॉलो करता है, सॉरी, प्रेसिडेंटेड वो जो किसी को फॉलो करे, मतलब जिसके पहले कोई चीज हुई हो उसी को फॉलो करने वाला प्रेसिडेंटेड होता है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसके पहले, जैसा पहले कुछ ना हुआ हो, ये समझ लो। जैसा पहले कभी ना हुआ हो उसको बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है ना। जैसा पहले कभी ना हुआ हो ऐसी कोई चीज हो जाती है तो वो अनप्रेसिडेंटेड। ये तो यहाँ जो हमें यूजलेस चाहिए, यूजफुल का एंटोनिम चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 का फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स। जब नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स मतलब गंदे विचारों की बात कर रहे हैं, जहरीले विचार, ब्लैंक योर माइंड, यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, तो आप पॉजिटिवली कभी नहीं सोच पाओगे अगर नेगेटिव और ये टॉक्सिक थॉट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे। माइंड, माइंड में प्लॉट बना लेना नहीं, प्लॉटिंग माइंड नहीं होता, शाउटिंग भी नहीं होगा, क्लाउडिंग हो सकता है, परसुएडिंग मतलब होता है पहुंचना, परसुएड मतलब होता है कहीं तक पहुंचना, मनाना, किसी को राजी करना, मनाना, ये मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो माइंड को मनाते नहीं है, क्लाउडिंग होना चाहिए सही आंसर। मतलब बोलते हैं ना कि जब गंदे विचार आपके दिमाग में भर जाएं, क्लाउड हो जाएं, मतलब बादलों की तरह ढक लें आपके माइंड को, क्लाउडिंग शुड बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सिंपल रखना बेटा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 17, ब्रेक द आइस। अब पूछा गया है ईडियम एंड फ्रेज। अब ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। जब अननोन पर्सन से आप कभी मिलो और बातचीत की शुरुआत करते हैं ना, मतलब स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन को, बातचीत की शुरुआत करना, बातचीत शुरू करना, कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करना, उसे बोला जाता है ब्रेक द आइस। अब देखो, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम एंड फील अनकंफर्टेबल, नहीं, अनकंफर्टेबल फील करने के लिए नहीं आता ये। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम एंड फील सैड, सैड फील करने के लिए नहीं आता। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर डिटैच्ड, डिटैच का मतलब होता है अलग होना। अब लोग आपसे अलग महसूस करें, सेपरेटेड महसूस करें, इसके लिए भी ब्रेक आइस नहीं होता। तो बच्चा चार ऑप्शन, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, हाँ उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करने के लिए, इसको बोला जाता है ब्रेक द आइस। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 70। क्लियर। 18 देख लीजिए। सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, अच्छा एक्टिव में कन्वर्ट करना है। द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय अ फ्यू मैन। अच्छा, आईएनजी फॉर्म आई है बी की, इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई होगी। देखो यहाँ आईएनजी फॉर्म ही नहीं है तो ये एलिमिनेटेड। ये आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है। यहाँ वॉज दिया है, यहाँ आर दिया है। टेंस का चेंज एक्टिव पैसिव में नहीं होता। द वुंडेड मैन वॉज हेल्पिंग, अच्छा जो घायल आदमी था वो कुछ लोगों की मदद कर रहा था, ये तो फालतू का सेंटेंस दे दिए हैं।
सेकेंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18. A few men were helping the wounded man. बाय लिखा हुआ है ना, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे, ना कि wounded man सब्जेक्ट की जगह पे आएगा. हाँ. ये तो ऑलरेडी पैसिव में ही देखो दिया हुआ है, पैसिव को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि सही आंसर नहीं होगा ये. नाउ 19 की बात करें, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है एंड द ऑप्शंस आर इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछ रहे हैं, इसका मतलब बाकी की स्पेलिंग सही होगी. पहला वर्ड है बिनाइन, दूसरा है मोटिफाइड, ओके, इनसिक्योरिटीज और डिस्मे. ओके, डिस्मे का मतलब होता है बेचैनी, बेचैनी, लापरवाही. जब आपका दिमाग सही तरीके से काम ना करे, उस बेचैनी को जिसमें लापरवाही हो जाती है आपसे, वो डिस्मे हो जाता है. इनसिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज का मतलब होता है असुरक्षा, मतलब सेफ नहीं फील कर रहे हैं आप, उसके लिए आता है इनसिक्योरिटीज. अब सही आंसर आपको डिसाइड करना है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा. बिल्कुल बता सकते हैं. हम्म अब यहाँ जो अगर रिलेट किया जाए, देखो मोटिफाइड वर्ड है beneath. अब जो स्पेलिंग हमसे पूछी गई ना, दिख तो साफ रही है कि करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर ये वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है, जिसकी सही स्पेलिंग होनी चाहिए FIED, मोटिफाइड. मोडिफाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन जिसकी इंसल्ट कर दी गई हो, इंसल्टेड जो होते हैं ना, उनके लिए आता है मोडिफाइड. हाँ, और बिनाइन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत स्मूथ है, ठीक है ना, सिंपल है, उसके लिए यूज किया जाता है बिनाइन वर्ड. तो स्पेलिंग बिनाइन की ठीक है, इनसिक्योरिटीज की ठीक है, जिसमें की ठीक है. मोडिफाइड में FEI किया गया है, जबकि IE होना चाहिए मोडिफाइड. 19 का सेकेंड. 20 वाला देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर. अच्छा, द कॉन्टिन्यूड, द कॉन्टिन्यूड के साथ द ग्रोइंग सेल्स तो आएगा नहीं, है ना. PQRQ, पी वाला ऑप्शन तो देखो एलिमिनेट हो गया, यहां से तो शुरू करेंगे नहीं. द कॉन्टिन्यूड, द ये गिवन पार्ट है, इसको नहीं रीअरेंज करना है, इसके बाद चीजें रखना है. द कॉन्टिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द athleisure trend along with the pursuit of comfort has had a significant impact on. देखो इम्पैक्ट ऑन, ऑन के बाद अगर आप पढ़ के देखो ना, तो ऑन के साथ along with तो आएगा नहीं, है ना. तो ऑन का अगर आप पढ़ के देखोगे, impact on dominance of the, impact on the growing sales of sneakers. इसके बाद आई थिंक एस के बाद पी वाला एक पेयर बनता है, ऑन के बाद वाला. एस के बाद पी, यानी पी और एस, ये ऑप्शन खत्म हो गया. एस और पी, यानी पी और एस, ये ऑप्शन खत्म हो गया. लो, हो गया, निपट गए. ये वाला आंसर हो गया हमारा सही आंसर. कैसे रिलेट किया देखिए फिर से, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं. पहली चीज तो द कॉन्टिन्यूड के बाद द ग्रोइंग सेल्स नहीं होगा, तो पी से शुरुआत नहीं होगी, यानी ये एलिमिनेट किया हमने. उसके बाद में अगर आप ध्यान से लिंक ढूंढोगे, तो यहां से हेल्प मिल रही है. हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स. इम्पैक्ट किया जा रहा है सेल्स को, ठीक है ना. तो एस के बाद पेयर जो बन रहा है वो पी का बन रहा है, और एस के बाद पी देखो ना तो यहाँ है ना यहाँ पर है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए. यहाँ एक डेफिनेट पेयर अगर आपने ढूंढ लिया तो हो गया काम. अब पी इसके अकॉर्डिंग पढ़ के देख लो चाहो तो. द कॉन्टिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलेजर ट्रेंड, ट्रेंड के बाद हाँ पी, नहीं क्यू के बाद एस, growth of sneakers has had a significant impact on the growing sales of sneakers along with the pursuit of comfort. हाँ ठीक है, this fourth should be the correct answer. हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 से 25, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं क्लोज टेस्ट के. अब पहले वही काम करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा.
ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज, सारे के सारे ड्राइवर्स जितने भी हैं वो सब प्रभावित होते हैं रोड रेज से। रोड रेज का मतलब क्या होता है, वही भीड़ भाड़ से, ट्रैफिक की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, चाहे वो डायरेक्टली, रोड रेज का मतलब यहाँ पे दुर्घटना की भी बात करें, सड़क दुर्घटनाओं से वो प्रभावित होते हैं। वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आई थिंक जो वर्ड सुटेबल लग रहा है वो लग रहा है चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हों, या तो ये, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हों उसमें, इन्वॉल्व्ड, ऐसा कुछ ऑप्शन हो सकता है। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज ब्लैंक लिखा है, द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज ब्लैंक लिखा है, द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स। Instead of being enraged over circumstances beyond their control, being enraged over circumstances beyond our control, drivers blank लिखा है, learn to be patient सीखना पड़ता है उनको। on the road we must be के बाद क्या वर्ड आया, on the road we must be control our own emotions, we must be road rage drivers are also more likely to more traffic offenses का मतलब यहाँ पर अपराध की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पैसेज बहुत बड़ा नहीं है सिंपल सा। अब आपको समझ में आ जाएगा जब आप ऑप्शंस के थ्रू देखोगे चीज़ों को। देख लीजिए, ऑप्शंस के थ्रू पढ़ते हैं। ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आर लगा हुआ है, या तो आईएनजी या थर्ड, दो ही फॉर्म आ सकती हैं। आर इन्वॉल्विंग, वो इन्वॉल्व कर नहीं रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो गए हैं, इन्वॉल्व होना चाहिए। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज, सेकंड देख लीजिए, इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज द बिहेवियर, ऑप्शंस के साथ फटाफट एक बार पढ़िए। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर। स्ट्रेसफुल ड्राइवर को क्या करती हैं, कोपिंग मतलब उबरने वाली जो क्वालिटीज होती हैं, हर एक पर्सन की उबरने वाली जो क्वालिटीज होती हैं, मतलब बाहर निकलने वाली, डील करने वाली परेशानियों से, वो जो होती हैं क्वालिटीज। मल्टीप्लाई द बिहेवियर ऑफ, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करती, अप्लाई द बिहेवियर ऑफ, इंक्रीजेस द बिहेवियर ऑफ, नहीं इंक्रीजेस कहाँ, बिहेवियर को इंक्रीज नहीं करते, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई द बिहेवियर ऑफ। हाँ, हर एक पर्सन की परेशानियों से निपटने की जो क्वालिटी होती है वो स्ट्रेसफुल ड्राइवर को के बिहेवियर को प्रभावित करती है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ बीइंग enraged ओवर circumstances बियॉन्ड देयर कंट्रोल, ड्राइवर्स लर्न टू बी पेशेंट। ड्राइवर्स टू लर्न होगा नहीं, ड्राइवर्स कैन लर्न, सीख सकते हैं। ऑट के बाद तो टू आना चाहिए, टू ही नहीं दिया हुआ है, मस्ट होगा। ड्राइवर्स मस्ट लर्न, ड्राइवर को ज़रूरी है कि वो सीखें पेशेंट होना। हाँ, ऑन द रोड वी मस्ट बी brave to control, we must be consistent to control, we must be able to control, we must be obliged to control, नहीं obliged to नहीं, कृतज्ञ नहीं होना। इमोशंस को कंट्रोल करने लायक, वी मस्ट बी एबल ही बनता है एक ऑप्शन, एबल, बी ब्रेव टू कंट्रोल। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रेव नहीं, कंसिस्टेंट भी नहीं, नहीं एबल ही एक ऑप्शन बचता है यहाँ पर। लास्ट वाले के लिए बता दीजिए, रोज रेज ड्राइवर्स, क्या होगा सही आंसर? रोड रेस drivers are also more likely to more take offenses. ड्रैग, घसीटना, ये होगा नहीं, और ज़्यादा ऑफेंसेस
मतलब रोज, मतलब जिनके साथ हुए हैं ऐसी घटनाएं, वो और ऐसी घटनाएं करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है। रिफ्लेक्ट मोर, नहीं रिफ्लेक्ट भी नहीं करते। टेंड टू प्रोसीड, लाइकली टू प्रोसीड, हाँ प्रोसीड हो सकता है, लेकिन ऑफेंसेस को प्रोसीड नहीं करते। इनकर हो सकता है। इनकर का मतलब यहाँ पर समझ लो कमिट, है ना, इनकर। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जो आई होप आपको हेल्प करेंगे। हाँ, बस एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस सेगमेंट को कंटिन्यू हम डेफिनेटली रखेंगे, जुड़ते रहेंगे आपके साथ, हेल्प करते रहेंगे। जो भी नए वर्ड्स मिलते चले उनको सीखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, और पेपर देने से पहले पेपर की पूरी तरीके से तैयारी करके जाइएगा, ठीक है ना। गलतियां नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी आंसर नहीं टिक करना, कॉन्फिडेंटली आंसर चाहिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। लाइक शेयर प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू बेटा।